सेल साइकिल एंड माइटोसिस सुनने में बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं। मैं जब 11th क्लास में था मुझे भी ये टॉपिक्स कम समझ में आते थे, बट आज हम इस वीडियो में एनिमेशंस की हेल्प से इस टॉपिक को इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि आप लाइफ टाइम इसे नहीं भूलोगे। मैं इस वीडियो में आपके सारे पॉसिबल डाउट सॉल्व करूंगा, सो ट्रस्ट मी, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड विदाउट पॉजिंग। सेल साइकिल को पढ़ने से पहले आपको डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड इज दिस मॉलिक्यूल जिससे हमारा जेनेटिक मटेरियल बना होता है। डीएनए सेल के न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है एंड इन थ्रेड्स को हम क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। एक ह्यूमन सेल के अंदर ऐसी 46 क्रोमैटिन की थ्रेड्स प्रेजेंट होती हैं। ईच क्रोमैटिन थ्रेड इज नथिंग बट अ वेरी लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल एंड हर एक क्रोमैटिन थ्रेड की कंडेंस्ड फॉर्म को हम क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम बोलते हैं। भैया क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम अच्छे से समझ नहीं आया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। डोंट वरी गाइज, इस वीडियो के एंड तक आपको सब क्लियर हो जाएगा। वी नो देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स एंड हर एक सेल का जीने का अपना एक अंदाज होता है। जैसे एक यीस्ट सेल हर 90 मिनट्स में डिवाइड करता है, हमारी न्यूरॉन्स एंड हार्ट सेल्स कभी डिवाइड ही नहीं करते एंड हमारे स्टेम सेल्स बहुत फ्रीक्वेंटली डिवाइड करते हैं। तो लेट्स से कि ये एक ह्यूमन सेल है जो हर 24 आवर्स में डिवाइड करता है। फिलहाल ये जस्ट डिवाइड होकर आया है, इसलिए ये खा पी के प्रोटीन सिंथेसिस करके ग्रो कर रहा है एंड नई नई सेल ऑर्गेनेलीज भी बना रहा है ताकि ये फिर से डिवाइड कर पाए। उसके बाद ये सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को यानी अपनी क्रोमैटिन की थ्रेड्स को डुप्लीकेट करता है। उसके बाद डिवाइड करके फिर से 2 डॉटर सेल्स बना लेता है एंड सेल की लाइफ में हो रहे इन्हीं सारे इवेंट्स को हम सेल साइकिल बोलते हैं। सेल साइकिल के 2 मेन फेजेस होते हैं। पहला वो जिसमें एक्चुअल डिवीजन होती है एंड इसे हम माइटोटिक फेज यानी एम फेज बोलते हैं एंड 2 डिविजन्स के बीच के टाइम को हम इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज बोलते हैं, जिसमें सेल डिवाइड होने की तैयारियां करता है। इंटरफेज मेक्स अप 95% ऑफ सेल साइकिल एंड इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला इज गैप 1 यानी G1 फेज, जो कि सेल डिवीजन के जस्ट बाद होता है। सेल डिवीजन के बाद डॉटर सेल का साइज छोटा होता है, इसीलिए G1 फेज में सेल अपना साइज इंक्रीज करता है एंड क्योंकि डिवीजन के टाइम पर सेल ऑर्गेनेलीज भी डिवाइड हो जाती हैं, इसीलिए G1 फेज में सेल में नई नई सेल ऑर्गेनेलीज भी बनती हैं। G1 फेज के बाद आता है सिंथेसिस फेज यानी कि S फेज। इस फेज में जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है, यानी कि इस फेज में 46 क्रोमैटिन की थ्रेड्स 92 क्रोमैटिन की थ्रेड्स बन जाती हैं। डीएनए डुप्लीकेशन के साथ साथ S फेज में सेंट्रोसोम भी डुप्लीकेट करता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। डीएनए डुप्लीकेशन के तुरंत बाद सेल डिवाइड नहीं करता। डीएनए डुप्लीकेशन के बाद एंड सेल डिवीजन से पहले सेल साइकिल में एक और गैप आता है जिसे हम गैप 2 या फिर G2 फेज भी बोलते हैं। G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करते हैं एंड सेल में प्रोटीन सिंथेसिस एंड ग्रोथ भी चलती रहती है। G2 फेज के बाद माइटोटिक फेज यानी M फेज स्टार्ट हो जाता है। माइटोटिक फेज को स्टार्ट करने से पहले आपके कोई डाउट्स हैं तो बताओ। यस भैया, ये बताइए कि जो सेल डिवाइड नहीं कर रहे वो सेल साइकिल में कहाँ पे आएंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन है चिंटू का। हमारी बॉडी में मोस्टली सेल्स ऐसे हैं जो मैच्योर होने के बाद डिवाइड नहीं करते, जैसे हमारे हार्ट सेल्स, न्यूरॉन्स एंड बहुत से सेल्स ऐसे हैं विच डू नॉट डिवाइड रेगुलरली बट हैव द पोटेंशियल टू डिवाइड डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सेल्स आगे फर्दर डिवाइड नहीं करते, इसीलिए दे डू नॉट एंटर एस फेज। In a way, we can say such cell exit the cell cycle in G1 phase to enter a quiescent phase, also called G0 phase. And अगर कोई सेल डिवाइड करने का डिसाइड करता है तो it can again enter the cell cycle from quiescent phase. ओह ओके भैया। चलिए, now let's discuss about the most dramatic part of the cell cycle, which is the M phase or the mitotic phase. M phase के अंदर 2 चीजें होती हैं, कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इनटू 2 डॉटर सेल। कैरियोकाइनेसिस इज अ वेरी ड्रामेटिक थिंग एंड इसके अंदर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिनको एक साथ पढ़ना मुश्किल है, इसीलिए हमारी कन्वीनियंस के लिए कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस: प्रोफेज, मेटाफेज,
एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेज है जो कि G2 फेज के बाद शुरू होता है। जैसा कि हमने देखा था कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए क्रोमेटिन की थ्रेड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसमें एस फेज के बाद 46 थ्रेड से 92 थ्रेड्स बन जाती हैं। बट द प्रॉब्लम विद दिस थ्रेड्स इज इन्हें ऐसे अलग अलग करके दोनों डॉटर सेल में डिवाइड करना इम्पॉसिबल है। इसलिए कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज में ये क्रोमेटिन की 92 थ्रेड्स कंडेंस होकर 92 क्रोमेटिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। इन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये दोनों एस फेज में डुप्लीकेशन के बाद बनते हैं एंड दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं एंड इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। भैया समझ नहीं आया, ये 92 क्रोमेटिड्स तो क्रोमोसोम कितने हुए? मैंने तो पढ़ा था कि ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हाँ बेटा, ह्यूमंस के अंदर नॉर्मली 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जीवन फेज में हर क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है। मतलब एक नॉर्मल रेस्टिंग सेल में 46 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि डीकंडेंस्ड फॉर्म में क्रोमेटिन थ्रेड्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। हर एक क्रोमोसोम और आइकन से क्रोमेटिड डीकंडेंस होके एक क्रोमेटिड की थ्रेड बनाता है। यानी कि नॉर्मली जीवन फेज में या फिर क्विसेंट फेज में सेल के पास 46 क्रोमेटिन की थ्रेड्स प्रेजेंट होती हैं, बट एस फेज के बाद ये 46 क्रोमेटिन की थ्रेड्स डुप्लीकेट होके 92 क्रोमेटिन की थ्रेड्स बना लेती हैं। प्रोफेज में ये 92 क्रोमेटिन की थ्रेड कंडेंस होके 92 क्रोमेटिड्स बना लेती हैं। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े होते हैं, यानी कि प्रोफेज में हमें 46 क्रोमोसोम्स दिखते हैं एंड ईच क्रोमोसोम इन प्रोफेज इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसीलिए प्रोफेज में 46 क्रोमोसोम एंड 92 क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि G1 फेज में एंड G0 फेज में हम एक क्रोमेटिड को ही एक क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं। भैया मतलब हम 2 क्रोमेटिड्स को मिला के एक क्रोमोसोम बोलते हैं? नहीं बेटा, हम एक क्रोमेटिड को भी एक क्रोमोसोम बोल सकते हैं, बट अगर 2 सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े होते हैं तो उन्हें भी हम एक ही क्रोमोसोम बोलते हैं। उफ, है ना ये बड़ा कंफ्यूजिंग। चलो फटाफट डांस करके आओ। तो हमने देखा कि प्रोफेज में क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम्स फॉर्म कर रहा है। इसके साथ प्रोफेज में सेंट्रोसोम सेल के अपोजिट पोल्स पर माइग्रेट कर जाते हैं। याद है हमने एस फेज में देखा था कि सेंट्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर भी इसमें डुप्लीकेट होता है। एस फेज में सेंट्रोसोम की जो 2 कॉपीज बनती हैं वो प्रोफेज में अपोजिट पोल्स पर चली जाती हैं। एक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है। अपोजिट पोल्स पर पहुंचने के बाद इन सेंट्रोसोम में से कुछ थ्रेड लाइक माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलते हैं जिन्हें हम एस्टर्स बोलते हैं एंड कुछ लंबे थ्रेड्स भी निकलते हैं जिन्हें हम स्पिंडल्स बोलते हैं। दोनों एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स को मिला के हम माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। इसका सिग्निफिकेंस आपको अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाती है एंड गोल्जाई बॉडी एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं एंड माइक्रोस्कोप के अंडर विजिबल नहीं होते। चल चिंटू फटाफट समराइज कर कि प्रोफेज में क्या क्या हो रहा है। भैया क्रोमेटिन कंडेंस हो रहा है, सेंट्रोसोम सेल के अपोजिट पोल पे जा रहे हैं, माइटोटिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसोसिएट हो रही है एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जाई बॉडी आर डिसअपीयरिंग अंडर द माइक्रोस्कोप। वेरी गुड। प्रोफेज के बाद आता है मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मार्क्स द बिगनिंग ऑफ मेटाफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होने की वजह से क्रोमोसोम सेल के साइटोप्लाज्म में फैल जाते हैं। मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम अच्छे से कंडेंस हो जाते हैं एंड आर विजिबल ब्यूटीफुली अंडर माइक्रोस्कोप। इनफैक्ट मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी क्रोमोसोम्स। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेटाफेज के टाइम पर एक बहुत ब्यूटीफुल मैजिक जैसी चीज़ होती है। प्रोफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स बने थे वो काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। काइनेटोकोर आर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स ऑन द surface of centromere. Spindles from both sides attach to all 46 chromosomes. अटैच होने के बाद ये स्पिंडल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं जिससे सभी क्रोमोसोम सेल के सेंटर में एक सिंगल प्लेन में अलाइन हो जाते हैं।
दिस प्लेन इज नाउ कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट के बनने के बाद मेटाफेज खत्म होता है एंड एनाफेज शुरू। एनाफेज के अंदर द क्रोमोसोम्स विच आर अलाइंड ऑन द मेटाफेज प्लेट स्प्लिट फ्रॉम द मिडल एंड जो दो सिस्टर क्रोमेटिड थे ईच ऑफ देम फॉर्म न्यू क्रोमोसोम्स फॉर द डॉटर सेल्स। देखा आपने, हम इंडिविजुअल क्रोमेटिड को भी क्रोमोसोम बोल सकते हैं। स्प्लिट होने के बाद स्पिंडल फाइबर्स की कॉन्ट्रैक्शन से न्यू डॉटर क्रोमोसोम स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से खींचकर क्रोमोसोम को अपोजिट साइड ले जाते हैं एंड इसी के साथ एनाफेज एंड होता है एंड टीलोफेज शुरू। टीलोफेज के अंदर डॉटर क्रोमोसोम्स सेल के अपोजिट साइड पर पहुंचकर वापस से डिकंडेंस होकर थ्रेड्स का एक गुच्छा बना लेते हैं। मतलब टीलोफेज में इंडिविजुअल क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते। न्यूक्लियर एनवलप फिर से बनने लग जाता है एंड प्रोफेज में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जाई बॉडी फ्रेगमेंट में टूट गए थे वो फ्रेगमेंट्स टीलोफेज में वापस से जुड़कर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जाई बॉडी बना लेते हैं एंड अगेन दे स्टार्ट बिकमिंग विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। प्रोफेज में ये इसीलिए फ्रेगमेंट होते हैं ताकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो इसी के साथ कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है। बट माइंड इट, सेल का साइटोप्लाज्म अभी डिवाइड नहीं हुआ है। कैरियोकाइनेसिस मस्ट बी फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस फॉर अ प्रॉपर डिवीजन। एन एनिमल सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस के लिए सिंपली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक फरो बनता है एंड वो बड़ा होता होता सेल को दो पार्ट्स में तोड़ देता है। बट प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस इतनी सिंपल नहीं होती क्योंकि प्लांट के सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसीलिए प्लांट सेल्स में साइटोकाइनेसिस सेल के बीच से शुरू होती है बाय फॉर्मेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड अ सेल प्लेट। सेल प्लेट रिप्रेजेंट्स द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। सेल प्लेट और कुछ नहीं, जस्ट एक नई सेल वॉल बनने की शुरुआत है। ये नई सेल वॉल धीरे धीरे मैच्योर होती है एंड सेल का साइटोप्लाज्म टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब प्लांट में साइटोकाइनेसिस के बाद भी सेल आपस में जुड़े रहते हैं। कुछ केसेस में तो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती ही नहीं। इन केसेस में एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सिंसिशियम बन जाता है, लाइक द लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। मतलब कोकोनट का वाटर और उसका सारा फ्लैश वाला पार्ट और कुछ नहीं बट मल्टीपल न्यूक्लियाई हैं विच शेयर अ कॉमन साइटोप्लाज्म। ओह, आज तो बड़ी नई नई बातें पता चली। जी अंकल जी, माइटोसिस इज रियली इंटरेस्टिंग। कैसे एक सेल बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला सेल बना लेता है, इट्स फैसिनेटिंग। बिना माइटोसिस के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं थी। इनफैक्ट यूनिसेलुलर की भी नहीं थी। प्लांट की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होने वाली माइटोसिस से ही प्लांट ग्रो कर पाता है। माइटोसिस की वजह से ही एक सिंगल सेल इतना बड़ा ह्यूमन बना पाता है। Cells on our skin, our gut, our blood vessels are constantly replaced by mitosis. Mitosis को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर पेरेंट का जेनेटिक मटेरियल एंड डॉटर सेल का जेनेटिक मटेरियल आइडेंटिकल है। चलिए, आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछो। भैया, माइटोसिस खाली डिप्लॉइड सेल्स में ही होती है या हैप्लॉइड सेल्स में भी होती है? बेटा, माइटोसिस मोस्टली डिप्लॉइड सेल में ही होती है बट कुछ लोअर प्लांट्स एंड कुछ इंसेक्ट्स के केसेस में हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस हो सकती है। हनी बीज के बारे में आप 12th क्लास में अच्छे से पढ़ोगे। तो अभी चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। अगली वीडियो में हम मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर रहा, कहीं अकेले अकेले देख लो। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।